हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीडीपी का 2023-24 में जो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उसका वीडियो पार्ट 2 है दोस्तों। पेपर 1 के लिए दोस्तों, पेपर 1 का ये वीडियो है, सचिन सर के नोट्स का है दोस्तों। आप भाई बहनों को नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए, वहाँ आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन का पार्ट रहेगा दोस्तों। ये भी रिवीजन के तौर पे एक वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग इसको फास्टली रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है दोस्तों। क्योंकि आप लोग सीटेट निकालिएगा तो बीपीएससी में भी बैठने का मौका मिलेगा इस बार दोस्तों, इसलिए आप लोग जान जी लगाइए। ये हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों 100 क्वेश्चन कराया गया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों। प्रत्येक पार्ट में 100+ क्वेश्चन कराया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम के लिए ये चैनल बनाया गया दोस्तों। आपको बहुत हेल्प पहुँचेगा दोस्तों इस चैनल से। इसमें बीपीएससी टीचर का भी तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों, और बीपीएससी मैनुअल जो होता है प्रत्येक साल दोस्तों, उसका भी अब बिहार दरोगा का दोस्तों। अब बिहार पुलिस मतलब जितना कमीशन का एग्जाम है दोस्तों, लगभग इस पर सेट उसका करवाया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना उस चीज़ को बताया जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम सभी तैयारी करते हैं दोस्तों, इसलिए जो भी बताएंगे, क्योंकि हम भी देखते हैं रिवीजन के तौर पर, आप भी इसको रिवीजन के तौर पर देखिएगा। चलिए हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए दोस्तों। फिर देखिए, अधिगमकर्ताओं पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। आपका 2 सही है दोस्तों। फिर देखिए, अधिगमकर्ताओं आकलन हेतु एक समान तरीके से नहीं दोस्तों, एक समान तरीके से नहीं तो गलत है, निगेटिव है। मानकीकृत देखते हुए आप लोग काटिए। और दूसरा देखिए, पहला देखिए किस आधार पर गलती हुआ वो भी देखिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए दोस्तों, यहीं पे निगेटिव है दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है दोस्तों? तो उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे। ये गलत है दोस्तों, आसान प्रश्न नहीं पूछना। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे दोस्तों, ये सही है दोस्तों। तब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अगर हल कर लेते हैं तो समझ लीजिए वो बहुत तेज और विद्यार्थी हैं दोस्तों। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समझना, ये गलत है दोस्तों। उनसे सफलता की उम्मीद रखें, ये भी किसी से सफलता की उम्मीद नहीं रखना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग 103 आगे चलते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंता प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। यह वह विद्यार्थी के बारे में किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है दोस्तों? तो अधिसंज्ञान दोस्तों, मेटाकोग्निशन। फिर से देखिए, एक शिक्षिका विद्यार्थी से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कर रही है, और वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करिए दोस्तों? अधिसंज्ञान करिए, मेटाकोग्निशन करिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है दोस्तों। क्या बोला गया? विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है, तब दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर की तुलना तो कभी करना नहीं दोस्तों, तुलना करके सटीकता से मापा जाता है, ये गलत है दोस्तों। विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान कभी नहीं होता दोस्तों, इसमें दोनों गलत है दोस्तों आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को वस्तु और विचारों के जटिल से वर्गीकृत करने के मौका मुहैया कराना चाहिए दोस्तों। आपका सही है। अमूर्त तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि 11+ एज में होता है दोस्तों। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच, ये भी गलत है दोस्तों। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता है दोस्तों। देखिए, 1 से 5वां तक क्लास के बच्चे में वैज्ञानिक तर्कपूर्ण सोचने की शक्ति नहीं होती है दोस्तों। वो आपकी
आपको भी ये समझ होगा दोस्तों, क्योंकि वो नन्हे वैज्ञानिक बच्चे होते हैं दोस्तों, इसलिए वो वैज्ञानिक तकनीक को नहीं समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुविधा वंचित समूहों के से संबंध रखते हुए विद्यार्थी को समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होते हैं दोस्तों? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं दोस्तों। क्या बोला गया? सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होते हैं? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठन विकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण देता है दोस्तों? तो स्केच बनाना दोस्तों। मतलब पठन विकल्प प्रत्यक्ष में किस कौशल चुनौती के कारण बनता है? स्केच बनाना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए पठन विकल्प में दोस्तों देखना और वाचन करना सुनना होगा, तो स्केच बनाना नहीं होगा दोस्तों। चुनौती के कारण ये बनेगा क्योंकि ये बिना पढ़े स्केच बनाना है दोस्तों इसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए दोस्तों। आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थी को प्रतिनिधित्व पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? तो अवरुद्ध और संप्रेषण है। क्या है? अवरुद्ध संप्रेषण कौशल है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। इम्प्रेस्ड कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की तकनीक प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में क्या है? अवरुद्ध और संप्रेषण कौशल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं? तो बोधगम्य का उच्च स्तर दोस्तों। कैसा होता है? बोधगम्यता का उच्च स्तर, हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिएशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान से सृजन की और लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए दोस्तों। सही बात है। बच्चों के अध्यापन के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन को उनकी व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। दोनों सही है। क्या बोला? बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान का सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। दोनों सही है दोस्तों। ए और आर दोनों से आर सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को किस पर बल देना चाहिए दोस्तों? रचनात्मक अधिगम पर। विद्यार्थियों को किस पर बल देना चाहिए? रचनात्मक अधिगम पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? स्व आकलन हेतु अवसर देना। क्या महत्वपूर्ण है? स्व आकलन हेतु अवसर देना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कभी कथन है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें दोस्तों। सही है। योग्यता के अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है दोस्तों। आपका दोनों गलत है दोस्तों। क्योंकि योग्यता क्या बोला? अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये भी गलत है और आर भी गलत है दोस्तों। दोनों आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है दोस्तों? कार्यात्मक स्थिरता दोस्तों। किसमें है? कार्यात्मक स्थिरता दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है, अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थियों अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। सही विकल्प चुने तो ये आर दोनों सही है। आर एक सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भावनाएं हैं दोस्तों। भावनाएं अधिगम के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, परंतु स्मृति पर यह कोई प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। ये गलत है। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन स्मृति के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ये भी गलत है, क्योंकि अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और साथ ही साथ स्मृति को भी दोनों। ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हो। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हो दोस्तों। सही बात है दोस्तों। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग
से बचना चाहिए दोस्तों। विषय से संबंधित शब्द और जाल के प्रयोग से बचना चाहिए दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखी कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अनदेखी तो करना ही नहीं, गलत है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं है, ये तो पूरे गलत है दोस्तों। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम तो करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है दोस्तों? तो विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव दोस्तों, इससे बाधा उत्पन्न होती है। तो पहले पढ़ाए गए विषय को ज्ञान के संबंध रखना, ये सही पॉजिटिव है दोस्तों। बहुत संवेदी उपागम का क्रियान्वयन, ये भी पॉजिटिव है। और रचनावाद पर आधारित शिक्षा शास्त्र परिवर्तन, ये भी पॉजिटिव है दोस्तों। लेकिन आपका निगेटिव पूछा था, इसलिए आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में होता है सीखने के स्वरूप सामाजिक होता है। क्या होता है दोस्तों? सीखने के स्वरूप सामाजिक होता है, आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है दोस्तों? विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों का उसके सहयोगियों सहपाठियों की तुलना में परिश्रम, ये भी गलत है दोस्तों, निगेटिव है। आपका एक ही सही है दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन का उद्देश्य की जानकारी, यही सही है दोस्तों। आपका तुलना तो कभी करना ही नहीं दोस्तों, गलत है। फिर देखिए, विद्यार्थियों को सीखने में कमियों का अभाव ताकि असफलता का पुष्ट पहचान, ये भी गलत है दोस्तों। रटने पर तो आधारित है ही नहीं दोस्तों, ये भी जान लेते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है दोस्तों? तो सोच में सटीकता की आवश्यकता है। क्या? सोच में सटीकता की आवश्यकता है दोस्तों, आपका थर्ड सही है दोस्तों। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता क्या? सोच में सटीकता की आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक में किस विकास के को सुगम बना रहा है दोस्तों? तो अधिसंज्ञान को, मतलब मेटा कॉग्निशन को दोस्तों। क्या बोला फिर से देखिए, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में किस विकास को सुगम बना रहा? तो अधिसंज्ञान दोस्तों, मेटा कॉग्निशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण दोस्तों, दंड देना तो है ही नहीं दोस्तों, गलत है। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्यापन दोस्तों, आपका आंतरिक प्रेरणा का यही उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संपत्ति क्या सुझाता है दोस्तों? तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ये दोनों सही है दोस्तों। बाल्यावस्था किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है दोस्तों। मस्तिष्क नमनीयता इसे ही बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? थोड़ा ये भी देखिए, इसे अंग्रेजी में दोस्तों प्लास्टिसिटी सजेस्ट बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की अनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है दोस्तों? परिवेश स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है दोस्तों, पड़ता है। एक जटिल तरीके से पारस्परिक द्वारा विकास के रूप में देता है, पारस्परिकता, ये भी गलत है। विकास पर बहुत ही कम, आपका दूसरा सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से होता है दोस्तों। तो प्रारंभिक जो पाठ होगा माता पिता से होगा दोस्तों। किससे होगा? परिवार से, माता और पिता से दोस्तों, आपका थर्ड सही है दोस्तों। दूसरा आपका मीडिया होगा, विद्यालय होगा, अखबार हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेत का इस्तेमाल करते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक दोस्तों। फिर से एक बार इसको पढ़ा जाए दोस्तों। संवेदीगामक ज्ञात्मक दोस्तों 0 से 2 वर्ष के एज तक होता है। इसमें छिपी हुई वस्तुओं की खोज लेता है इसमें दोस्तों। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये 2 से 6 वर्ष होता है दोस्तों। फिर मूर्त दोस्तों आपका 7 से 11 वर्ष होता है दोस्तों। औपचारिक आपका दोस्तों प्लस 11 वर्ष होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है दोस्तों? जिन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है, मतलब स्कीमा दोस्तों, जिससे हम लोग स्कैप फोल्डिंग करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र में अधिगम, मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र में सीखने में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसको है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की ने किया था। किसने की थी दोस्तों?
लेव वाइगोत्स्की ने किया था समीपस्थ विकास का क्षेत्र की चर्चा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर जोर दिया दोस्तों, तो वो संस्कृति पर जोर देता हूँ। किस पे दिया? संस्कृति पर जोर दिया दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किक का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया दोस्तों? तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग थे दोस्तों। कौन थे? लॉरेंस कोहलबर्ग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार के अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका सही है दोस्तों। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प है दोस्तों, दोनों सही है। अब व्याख्या भी आपका सही है साथियों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या होता है? पक्षपाती मापदंड दोस्तों। मतलब बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या होता है? पक्षपाती मानदंड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या होता है दोस्तों? भाषा आपका चिंतन की सुसाधित करती है दोस्तों। चिंतन को सुसाधित करती है। आपका दूसरा ऑप्शन सही दोस्तों। क्या करता है? चिंतन को सुसाधित करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है दोस्तों? तो जेंडर रूढ़िवादिता पर है दोस्तों। फिर से एक बार देखिए। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए भारतीय शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित होता है? तो जेंडर रूढ़िवादिता पर दोस्तों। मतलब इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहेंगे? जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विविधता अध्यापन विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है दोस्तों। तो संसाधन है दोस्तों। क्या है? संसाधन। मतलब अगर कक्षा में विविधता अध्यापन है तो सीखने की प्रक्रिया में संसाधन है दोस्तों। चलिए निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है दोस्तों? तो ये रूप आपका सत्र से पहले, ये भी गलत है दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन दोस्तों। फिर से एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम सीखने का रूप बन जाता है दोस्तों? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन गलत है दोस्तों। सत्र से पहले ये भी नहीं होता है। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन दोस्तों आपका करेक्ट है दोस्तों। मानकीकृत तो देखते के साथ आप लोग काटिए। अभिकथन ए, किसी नए संप्रदाय को सीखने के लिए समस्या अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करती है। दोनों सही नहीं है दोस्तों। ए सही है आपका, बाधा उत्पन्न नहीं करती है। बी गलत है दोस्तों, आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया, तो इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। सही है दोस्तों। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करता है। गलत है दोस्तों। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। ये भी आपका गलत है और आर भी, मतलब दोनों गलत है दोस्तों। चलिए, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध कराने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजन कहलाता है। मतलब एकोमोडेशन कहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे? एकोमोडेशन दोस्तों। देखिए फिर से, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध कराने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाएगा? समायोजन दोस्तों, एकोमोडेशन कहलाएगा। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध विन्यास के चरण को रेखांकित करता है दोस्तों। तो आदर्श पारस्परिक संबंधता दोस्तों गलत है आपका, ये तो होगा नहीं। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण नियम, ये भी गलत है। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ने के लिए कानून और नियम लचीले के उपकरण दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। आपका तीसरा सही है। फिर से देखिए क्या बोला? उस तर्क की पहचान के जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध विन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो हो जाएगा मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण दोस्तों। स्वविवेक, ये भी गलत है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है दोस्तों?
यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है दोस्तों, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। सही बात है दोस्तों, आपका एक सही है। उसके बाद अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामकरण और पृथककरण तो कभी करना है दोस्तों, ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों के लिए उनके प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेज कर, ये भी गलत है दोस्तों। कक्षा में एकल सांस्कृतिक प्रोत्साहित, ये भी गलत है दोस्तों। प्रतिस्पर्धा तो कभी बालक में कराना ही नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है दोस्तों? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, गलत है दोस्तों। स्वलीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना दोस्तों, ये भी गलत है। पठन विकल्प उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य है दोस्तों। पठन विकल्प तो उत्तम चित्र, ये भी आपका गलत है दोस्तों। आपका 4 देखिए, वाक हानि यानी धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना दोस्तों, आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऐसी परिस्थितियों बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें, गलत है दोस्तों। प्रतिबंधित तो महसूस होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, उसे जितना मन हो उसको और क्वेश्चन पूछने के लिए इच्छुक कीजिए दोस्तों। विषय वस्तु पर कभी शिक्षा केंद्रित हो ही नहीं सकता दोस्तों। ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, ये सही है दोस्तों। तीसरा आपका 110% सही है दोस्तों। समाज संस्कृति संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना, ये गलत है दोस्तों, ये भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है दोस्तों? सांस्कृतिक उदाहरण विविधता का समारोह दोस्तों, क्या उस सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति दोस्तों। आप विभिन्न प्रथाओं के अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रम स्थापित करना दोस्तों, आपका तीसरा सही है दोस्तों। क्या बोला गया फिर से देखिए, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न से क्या बाधा बन जाती है दोस्तों? विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी अपने शिक्षक सामर्थ्य और चुनौतियों को अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, आपका 4 सही है। फिर से एक बार देख लिया जाए दोस्तों। अधिगम कठिनाई महसूस करने तो विद्यार्थी अपने शैक्षणिक सामर्थ्य और चुनौतियों को अलग अलग हो सकते हैं। और विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं दोस्तों। विद्यार्थी विशिष्ट विद्यालय, गलत है दोस्तों। सभी विद्यार्थी अपनी विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, वो सभी विद्यार्थी अपने शैक्षणिक विशेषताओं में एक जैसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों, ये सब आपका निगेटिव है दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थी को सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो दोस्तों, आपका एक सही है दोस्तों। क्या बोला? कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में से क्या सही है? तो वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप प्रदान दर्शाते हैं दोस्तों, आपका यही गलत है दोस्तों, यही सही है दोस्तों। काफ़ी देर तक निर्धारित सटीक सीट पर बैठना, ये गलत है। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, ये भी गलत है। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, गलत है दोस्तों। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है दोस्तों? ये स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना दोस्तों, आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीति है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देश के आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है दोस्तों, किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं दोस्तों? अपने आस पड़ोस की पारस्परिकता से सीखते हैं दोस्तों विद्यार्थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश सहायक होते हैं, बाल केंद्रित और सर्जन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रबल रूप से बाल केंद्रित और सर्जन के बेस सहायक होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में
संलग्नता में बाधक बन जाता है दोस्तों। विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना दोस्तों, तो ये सही है दोस्तों, ये पॉजिटिव है, ये सही है। विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ये भी सही है। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ये आपका निगेटिव है दोस्तों। या बाधक पूछ रहा है तो निगेटिव का निगेटिव होगा दोस्तों आपका तीसरा दोस्तों। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व, ये सब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, तो सिखाना किस प्रकार का होना चाहिए सीखने, तो अधिगम दोस्तों अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण और संदर्भित दोस्तों। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये देखिए, मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्स्ट टेक्स्टिव होना चाहिए दोस्तों, अर्थपूर्ण और संदर्भित दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है दोस्तों, तो समस्या की पहचान होता है। क्या होता है, समस्या की पहचान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कि बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को कहते हैं दोस्तों मानकीकृत। देखते हुए आप काटिए, पूरी तरह से नकार देना ये भी गलत है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझाना चाहिए दोस्तों, आपका थर्ड सही है दोस्तों। दोषपूर्ण महत्वहीन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, गलत है दोस्तों, अनदेखा नहीं करना चाहिए। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो आपका दोनों गलत है दोस्तों, ये और आर दोनों गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना है दोस्तों, तो आपका इंडिपेंडेंस थिंकिंग पे दोस्तों, मतलब शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना है दोस्तों, आपका थर्ड सही है। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, अधिगम को सुसाधित चिंतन और परिवर्तन के मौके प्रदान करके किया जाता है दोस्तों। किस तरह, चिंतन और परिवर्तन के मौके प्रदान करके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए दोस्तों, बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, क्या होना चाहिए, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती, क्या होता है दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे इनमें से क्या कर पाते हैं, प्रतीकात्मक खेल करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, मेक बिलीव प्ले दोस्तों, मतलब प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिवृद्धि एक गतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है दोस्तों, तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना दोस्तों, आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल होता है दोस्तों। स्व मूल्यांकन और समकक्ष मूल्य ये भी होता है। केवल देखते ही आप काटिए, मानकीकृत तो हो ही नहीं सकते, विद्यार्थी पोर्टफोलियो तैयार करना ये भी होता है, आपका नेगेटिव 3 है, 3 होगा आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए दोस्तों, देखिए, विशिष्ट उपलब्ध वर्ग सम्मेलन आपका नहीं होगा। मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए दोस्तों, आपका सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, आपका दूसरा सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने के उत्तम तरीके नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए, हाँ, बच्चे त्रुटियों के तुरंत संशोधन करने चाहिए, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बिना गलत होने के भय के, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बिना गलत के भय के दोस्तों, आपका 2 सही है, क्योंकि गलती करना ही बच्चे का सीखने का माध्यम है दोस्तों, आपका ये गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं साथियों। बालकों में व्यक्तिगत विकास होता है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों और उद्धृत करके सटीकता व पक्के तौर पर भविष्यवाणी, ये गलत है दोस्तों। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है।
के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जबकि डैश योग्यता जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है, जबकि डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्या होगा? जबकि प्राथमिक योग्यता जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया द्वीपक स्पष्ट अनुमोदन होगा दोस्तों। थोड़ा ये ईबीएस हार्ड आया है, सीडीपी थोड़ा ये हार्ड पेपर का है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो कहाँ किस ओर बढ़ता है? विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक संस्था है दोस्तों? तो आपका निकटतम परिवार है। क्या है दोस्तों? निकटतम परिवार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन के मानसिक रूप से परिवर्तित कर रहे हैं दोस्तों? ये मूर्त संक्रियात्मक रूप से परिवर्तित कर रहे हैं दोस्तों, यानी हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से देख लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर रहे हैं? मूर्त संक्रियात्मक दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार हम हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है दोस्तों? समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है दोस्तों? बीएफ स्किनर और प्रतिवादी व्यवहार का सिद्धांत और लॉरेंस कॉल्वर के नैतिकता का विकास का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों, आपका 3rd नंबर होगा दोस्तों। फिर से देख लीजिए ऑप्शन। कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? तो लॉरेंस नहीं है दोस्तों, ले वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। तो ले वाइगोत्स्की सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाड़ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों? तो परिकल्पित स्थितियां दोस्तों। क्या किया जाना? परिकल्पित स्थितियां। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं दोस्तों? रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठचर्या को दोस्तों। किसे देते हैं? बाल केंद्रित पाठचर्या को। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के सेट के रूप में मानते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के सेट के रूप में मानते हैं। ये गलत है दोस्तों। परीक्षण प्रदर्शन व पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में नजरअंदाज करते हैं। ये आपका सही होगा दोस्तों। ये भी आपका गलत है, तर्क है दोस्तों। भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाषा और विचार है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दोस्तों भाषा और चिंतन के संदर्भ में पूछा गया, सही पूछा गया। तो जीन पियाजे पहले विचार दिए तब भाषा दोस्तों, इसलिए आप ये सब कथन या फिर ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया भाषा का चिंतन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव दोस्तों, ये भी इसलिए गलत है। जीन पियाजे के प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने के पर, ये भी गलत है। पहले विचार तब भाषा आएगा दोस्तों, जीन पियाजे बोले। आपका 4 सही है। ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करता है दोस्तों। जेंडर प्रमुखता के रूप में जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश निर्मित है दोस्तों, सामाजिक है। जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश समित है तो सामाजिक यानी सोशल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिकथन में विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपना गलत है दोस्तों। मानकीकृत पाठचर्या दोनों आपका गलत है, इसमें और आप दोनों गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सत्र में के अंत में किया जाता है, गलत है दोस्तों। वो समेटिव असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों। केवल मानकीय, ये भी गलत। समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, आपका 3rd सही है दोस्तों। केवल देखते ही आप काटिए इसको।
निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है दोस्तों? तो परिकल्पनाओं को विकसित करने और विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कि किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियाताओं में कठिनाई महसूस करते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक दोस्तों। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को दोनों की सक्रिय भूमिका निभाता है दोस्तों। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका जो है विद्यार्थियों और दोनों की सक्रिय भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण दोस्तों? आपका हो जाएगा अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों को विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के विभिन्न उपाय सोचिए दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है, पूछा है दोस्तों। तो अब सारी सोच नहीं है दोस्तों। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका नहीं है दोस्तों। उसके बाद उच्च क्रम समस्या समाधान है, नवचारी प्रयोग, जिज्ञासा को प्रबल करना, ये भी है दोस्तों, लेकिन आपका अभी सारी सोच नहीं है दोस्तों। एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में किसके प्रयोग से बचना चाहिए दोस्तों? उसे उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण दोस्तों। गलत है, यही असतत उदाहरण है, सतत उदाहरण देना चाहिए दोस्तों। और बाद में तीनों सत्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है दोस्तों? तो विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि है। तो क्या है? विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। क्या होता है दोस्तों? एक धारणीय और एक आयामी होता है विकास दोस्तों, नहीं होता है। एक विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता दोस्तों। मतलब इसका अनेक नियम है दोस्तों, इसलिए आप एक गलत है आपका। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर जाता है, सही है दोस्तों। विकास अनुवांशिक और संप्रेषण से प्रभावित है, ये भी सही है। विकास सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी सही है। तो ये आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य का आधारित है दोस्तों? तो आपका हो जाए पारंपरिक चरण दोस्तों, नेशनल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है दोस्तों? तो व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। तो देखिए, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होगा दोस्तों, गलत है। मौखिक दंड तो कभी दे नहीं सकते हैं दोस्तों, ये भी गलत है। एक रूपी मानकीकृत, ये भी नहीं होगा दोस्तों। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी दोस्तों? तो सहयोगी परियोजना कार्य। कौन सी होगी? सहयोगी परियोजना कार्य सही होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए दोस्तों। क्या बोला गया? अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी क्या होते हैं दोस्तों? पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित ग्रसित विद्यार्थी क्या होते हैं? पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है दोस्तों? तो अब बाधक जो बनता है दोस्तों, दृश्यात्मक सामग्री मौखिक विवरण दोस्तों, आपका लिखित और मुद्रित सामग्री दोस्तों आपका बाधित बनेगा। क्या बोला है? फिर से देखिए, दृष्टिबाध मतलब उसे दिखता नहीं है दोस्तों। तो रिकॉर्ड का इस तरह सामग्री सुन सकता, सही है दोस्तों। ब्रेल लिपि, ये भी सही है। दृश्यात्मक सहायक सामग्री, ये भी सही है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा दोस्तों। तो यहाँ लिखेगा कैसे? लिखित और मुद्रित सामग्री उसको देने से कोई फायदा है नहीं ना, तो यही गलत है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? तो दृढ़ आवेगशीलता दोस्तों। क्या है? दृढ़ आवेगशीलता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। आपका पार्ट सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नहीं लगे तो मत किया कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।